हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। वेलकम है आपको इंस्पायर से स्टडी 2.0 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का ये पार्ट वीडियो जो है 2 यूरोप में राष्ट्रवाद का अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो चलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और जितने भी प्रश्न हैं इनका उत्तर अपने नोटबुक में लिखने का प्रयास कीजिए और इसके साथ आपको भी इसका उत्तर याद कर लीजिए, क्योंकि जितने भी इसका प्रश्न उत्तर दिया गया है, जितने भी प्रश्नों का उत्तर दिया गया है वो सारे बुक के अंदर से खोज के लिखे गए हैं। तो आप जो है नोटबुक में लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि अब की बार आपको 400 पार लाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है अति लघु उत्तरीय, राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्रेम है। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों में प्रेम और एकता की भावना है। जब लोगों में, पूरे देश के लोगों में अपने देश के प्रति कुछ करने का भावना जागृत होती है, तो ऐसा कहा जाता है कि उस प्रकार के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनप रही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, मेजनी कौन था। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मेजनी कौन था। तो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का, गणतांत्रिक विचारों यानी वैसे शासक या सरकार जो जनता के द्वारा चुनकर आई हो, ठीक है। तो गणतांत्रिक विचारों का समर्थक युग सेनापति था। इनका जन्म 1805 ईस्वी को जिनेवा में हुआ था। सन 1831 में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। तो जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन सभी राज्यों के प्रमुखों की अपनी अलग अलग सोच थी तथा धार्मिक और जातीय रूप से वह एक नहीं थी, इसलिए जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं हो पा रहा था। जो भी वहाँ के शासक थे, स्थानीय शासक थे, जो छोटे छोटे राज थे, उनके जो स्थानीय शासक थे वे कभी एक नहीं होना चाहते थे। अपना राज किसी दूसरे के हाथ में, जो शक्तिशाली शासक हो उसके हाथ में देना नहीं चाहते थे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, मेटरनिख युग क्या है। मेटरनिख युग क्या है। तो मेटरनिख अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतिभाशाली राजनयिक था। उसने यूरोपीय राजनीति में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक यूरोपीय इतिहास के काल मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब फ्रांस पर नेपोलियन ने आक्रमण किया तो उस आक्रमण से पूरे यूरोप जो था उसमें तहलका मच गई। जब नेपोलियन का 1814-15 में पतन हुआ, नेपोलियन का जब पतन हुआ तो ये मेटरनिख जो था यह यूरोप में इस प्रकार से अपनी सोच को बढ़ाया कि 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिख युग के नाम से जाना गया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग लघु उत्तरीय पढ़ने वाले हैं, जिसका उत्तर 60 शब्दों में लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको कर लिए। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को उत्तर देखेंगे। प्रश्न संख्या 1, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो कहने का मतलब है फ्रांस का शासक लुई फिलिप, कौन? लुई फिलिप उदारवादी था, लेकिन वह महत्वाकांक्षी था। वह 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। गीजो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह अमीरों के साथ रहना पसंद करता था। वह राज्य में किसी भी सुधार को लागू करने के पक्ष में नहीं था। फलस्वरूप देश में भूखमरी और बेरोजगारी उत्पन्न होने लगी, जिससे सुधारवादियों ने नाराज होने लगे। जो सुधारवादी थे वह नाराज होने लगे। इन सभी कारणों ने 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की निम्नलिखित भूमिका थी। इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका, तो लिखा है कि ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा के विवाद को लेकर ऑस्ट्रिया और इटली में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में ऑस्ट्रिया क्या हुआ, ऑस्ट्रिया जो था
ऑस्ट्रिया की हार हुई और उसके बड़े राज लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार हो गया था। इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका। जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा जो था वह ऑस्ट्रिया था। बिस्मार्क ने प्रसा की सेना को संगठित कर उसे शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। किसे? प्रसा को। उसने कूटनीति माध्यम से ऑस्ट्रिया को कमजोर बनाने का प्रयास किया। इस प्रकार ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया के पृथक्करण के कारण जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ऑस्ट्रिया होगा। आप सुधार लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस प्रकार सहायक हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट ने न सिर्फ जर्मनी और इटली में राष्ट्रीयता की भावना की स्थापना की, बल्कि संपूर्ण यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता की भावना का उथल पुथल कर दिया। इस राष्ट्रीयता की भावना के साथ लोकतांत्रिक विचारों का भी उदय हुआ। हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। इसी आंदोलन के प्रभाव के कारण उस्मानिया साम्राज्य का पतन हो गया। यही था नेपोलियन बोनापार्ट जो था यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो गैरिबाल्डी सशस्त्र क्रांति का समर्थक था। वह इटली के रियासतों को एकीकृत कर इटली में गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। यानी इटली के जो अलग अलग प्रांत थे उस पर ऑस्ट्रिया का, जर्मनी का और इसका अधिकार था। तो उसी को एकीकृत कर, यानी एक में कर, उसमें वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। वह हीगेल के विचारों से बहुत प्रभावित था। यानी यहाँ पे हीगेल कर लीजिएगा, यहाँ पे हीगेल। तो हीगेल के विचारों से वह क्या था? बहुत प्रभावित था। कौन? बहुत प्रभावित था। किंतु बाद में काउंट काबुल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन बन गया। उसने अपने लोगों को मिलाकर एक सेना का गठन किया और सेना के बल पर इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर लिया। वह रोम पर अधिकार करना चाहा, लेकिन काबुल के कहने पर वह यह योजना त्याग दी। उसने बहुत कुछ किया, लेकिन कहीं का शासक बनने से इनकार कर दिया। इसी त्याग के कारण उसकी विश्व भर में चर्चा हुई। ठीक है, और शासक कहीं का नहीं बना, क्या बना? वह अंत में जाकर एक साधारण सा किसान बन गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल लेसन 2 साम्यवाद और समाजवाद। तो इसके लिए आप लोग रेडी रहिए। कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डलाएगा और फिर कहीं हो सकता है तो शाम के वक्त सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन डला सकता है।